दोस्तों, जीरा बहुत ही न्यूट्रिशियस मसाला है और ये मसाला यानी कि जीरा हर घर में प्रयोग होता है। और जीरे की बेहतरीन से बेहतरीन वैरायटी डेवलप करते हैं हमारे रिसर्च सेंटर। मेरे साथ हैं डॉक्टर जीएल कुमावत जी। ये एसकेएन कृषि विश्वविद्यालय जोगिंदर में जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट में नई नई वैरायटियां डेवलप करने का कार्य करते हैं। तो जीरे की भी बेहतरीन वैरायटी डेवलप की है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अच्छी वैरायटी डेवलप करने के बाद भी किसान जो उसे उगाते हैं वो अज्ञानता के कारण उसमें इतना सारा पेस्टिसाइड या ऐसी प्रैक्टिस फॉलो करते हैं जिसके कारण इसमें पेस्टिसाइड का रेजिड्यू रह जाता है। और उसी का असर ये है कि यूरोप में हमारे 2 कंसाइनमेंट जो एक्सपोर्ट किए गए वो टेस्ट में फेल हो गए। आपको बता दूं कि 5 से 6 हजार करोड़ रुपए का जीरा एक्सपोर्ट होता है, जिससे किसानों को अच्छा पैसा मिलता है। लेकिन किसानों की अज्ञानता के कारण इस जीरे में पेस्टिसाइड रेजिड्यू आ रहा है और एक एफ्लाटॉक्सिन नामक फंगस की भी पाया गया है वहां की यूरोप के टेस्ट करने पर। तो ऐसे में किसान भाई कैसे उगाए इस जीरे को कि उसमें पेस्टिसाइड का रेजिड्यू ना आए, एफ्लाटॉक्सिन वायरस भी उसमें ना पाया जाए, ताकि हम जीरे का एक्सपोर्ट अच्छे से कर पाए। और जीरे का एक्सपोर्ट होगा तो किसानों को अच्छे भाव मिलेंगे और दूसरा इसमें रेजिड्यू भी नहीं आएगा। तो चाहे हमारे देश में जीरे का प्रयोग करने वाले लोग इसे खाएं तो उसे भी पेस्टिसाइड रेजिड्यू नहीं मिलना चाहिए और एक्सपोर्ट हो तो भी नहीं आना चाहिए। पर ये होगा कैसे, इसके बारे में जानकारी देंगे डॉक्टर जीएल कुमावत जी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि जीरा उगाने वाले किसानों को फायदा हो और जो उपभोक्ता है उनको भी जानकारी हो कि फसलें कैसे उगनी चाहिए ताकि हमारी रसोई तक उसमें पेस्टिसाइड का रेजिड्यू ना पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जीरे की आपने बेहतरीन वैरायटी डेवलप की है यहाँ पर जो बहुत अच्छी पैदावार भी देती है, पर जैसा आप बता रहे हैं कि हमारे कंसाइनमेंट फेल हो जाते हैं कि उसमें पेस्टिसाइड का रेजिड्यू आता है। तो किसान क्या कहाँ गलती करते हैं कि वो रेजिड्यू इसमें आ जाता है और एफ्लाटॉक्सिन फंगस का भी असर देखने को मिला। तो प्लीज बताइए दर्शकों को, किसानों को कि क्या करें, क्या प्रैक्टिस फॉलो करें कि उनको ये अच्छी क्वालिटी का पैदा हो जाए। जो किसान भाई जीरे की खेती करते हैं, जीरा एक मुनाफे की खेती है, उसमें बहुत अच्छी आमदनी होती है। जीरा अपने भारत देश में अभी 5,500 से 6,000 करोड़ रुपए का हम जीरे का निर्यात कर रहे हैं। जीरा मुख्यतः चीन, बांग्लादेश, यूएई, यूएसए, नेपाल, इजिप्ट, यूके, अफगानिस्तान, मोरक्को, मलेशिया देशों में किया जा रहा है और जीरे से हमारे देश को अच्छी आमदनी हो रही है। इससे किसान भाइयों को भी आमदनी हो रही है। जीरे में अभी हाल ही में अपने जो निर्यात किया उसमें कंसाइनमेंट अपना फेल हो गया, रिजेक्ट हो गया। जो यूरोपियन देश है, यूएसए है, उनके द्वारा ये रिजेक्ट कर दिया गया। इसका मुख्य कारण पाया गया एक तो पेस्टिसाइड का, दूसरा एक एफ्लाटॉक्सिन की समस्या है। इसकी वजह से अपना जीरा रिजेक्ट हो गया है। तो अब किसान भाई जब खेती करते हैं तो अगर अपनी इसकी जानकारी होगी, इसको हम कम कर सकते हैं, नियंत्रण कर लें तो अपन अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। एक एफ्लाटॉक्सिन की समस्या बताई गई है। जो एफ्लाटॉक्सिन है वो एक फंगस के द्वारा ये तत्व उत्पन्न करती है, विषाक्त तत्व है एफ्लाटॉक्सिन, जिसके कारण ये इसकी एक स्तर ज्यादा होता है जीरे के अंदर, इसकी वजह से ये रिजेक्ट होता है। दूसरा, किसान भाई क्या करते हैं जब जीरे की फसल लगा लेते हैं, जीरा बहुत संवेदनशील क्रॉप है, जो जैसे ही मौसम खराब होता है तो किसान भाई को चिंता होती है कि हम इसमें पेस्टिसाइड डालें, बीमारी से बचा जा सकता है। लेकिन मैं अभी बताऊंगा आपको भाई किस किस स्तर पे इसका पेस्टिसाइड डालें जिससे अपन पेस्टिसाइड की समस्या भी नहीं आए और अपन उसका उत्पादन भी बढ़ा सके। तो जीरे में क्या होता है कि अधिकतर किसान भाई जब फूल आते हैं और कटाई तक इसमें बहुत सारी फफूंदनाशियों का प्रयोग करते हैं। बताया जाता है अपन को इतनी मात्रा और वो उसका 2-3 गुना डालता है। वो देखता है कि ये बीमारी रुक जाएगी, अपन को फसल ज्यादा उत्पादन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए उसी के अनुसार फफूंदनाशियों का उपयोग करना चाहिए, पेस्टिसाइड का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि अपन जीरे का उत्पादन बढ़ाएं और पेस्टिसाइड की समस्या से बचा जा सकता है। जीरे में क्या है कि बहुत सारे रोग आते हैं, जैसे मैं मोटे मोटे तौर पे बताऊं, बिल्ट, उगटा, ब्लाइट जिसको हम कालिया भी बोलते हैं, झुलसा बोलते हैं। एक तीसरी बीमारी होती है पाउडर मिल्ड्यू, जो छाछा बोलते हैं, इसको धोड़िया नाम से भी जानते हैं राजस्थान में। तो इनके लिए क्या करें, सबसे पहले तो हम बीजोपचार करें। बीजोपचार में हम 2 ग्राम कार्बनडाजिम नामक दवा आती है, उससे 1 किलोग्राम बीज में अच्छे से मिला के उपचारित कर सकते हैं। दूसरा अपना एक जैव फफूंद आता है ट्राइकोडर्मा, मित्र फफूंद भी बोलते हैं उसको,
जो 4 ग्राम 1 किलो बीज में बीजोपचार कर सकते हैं। जीरे की जब बुआई कर ली, बुआई के बाद में छिड़काव करना होता है। जीरे में अधिकतर 3 छिड़काव ही काफी है। पहला छिड़काव 30 से 35 दिन पर करें, जो मैनकोजेब नामक दवा 2 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 10 से 15 दिन बाद करें। इसमें अपन एक मैनकोजेब नामक दवा, मैनकोजेब दवा के नाम के साथ साथ गुणनशील गंधक 0.2% के हिसाब से छिड़काव करें। अगर ये नहीं है तो हेक्साकोनाजोल अभी फफूंदनाशी बाजार में मिल रहा है, उसका भी कर सकते हैं। और दूसरा इसके साथ डाइमिथियोड आता है 30 EC 1 मिलीग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करें। ये दूसरा छिड़काव कितना और कितनी जमीन में करना है, कितनी मात्रा लेनी है, कितने पानी में डालना है, ये भी बताइए। अब किसान भाई दूसरा छिड़काव करेंगे। दूसरे छिड़काव में अपन क्या करें, मैनकोजेब नामक दवा और इसके साथ साथ घुलनशील गंधक आती है, उसको अपन 1 किलो दवा 500-600 लीटर पानी में अच्छे से मिला के उसका 1 हेक्टर सेक्टर में उसका छिड़काव करें। और इसके साथ ही जब इंसेक्ट जो कीट आते हैं उसके लिए डाइमिथियोड नामक दवा आती है, जो भी आप 1 लीटर प्रति 500-600 लीटर पानी में अच्छे से घोल बना के इसका छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा छिड़काव हो गया। इसके बाद फिर तीसरा छिड़काव जो 10 से 15 दिन बाद करेंगे फिर, और इन्हीं दवाइयों को अपन दोबारा से काम में लेंगे। छिड़काव करने के बाद अगर धोलिया बीमारी की समस्या ज्यादा आ रही है तो अपन बुरखाव करेंगे। बुरखाव गंधक का चूर्ण आता है जो 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम उसका बुरखाव करेंगे। ये अपन अपनाएंगे तो इसमें पेस्टिसाइड की समस्या नहीं आएगी। लेकिन किसान भाई क्या करते हैं कि इससे ज्यादा दुगना तिगना चौगुना इसमें दवाई डालते हैं, जो बाजार में बता देता है वही डालते हैं, तो इससे अपन बचना चाहिए। अब जो एफ्लाटॉक्सिन की बात आ रही है, इसकी समस्या के निदान ये है कि जब हम कटाई करते हैं जीरे की, उस समय दाने में नमी वो 8 से 10% तक ही रखें। इससे ज्यादा नमी पर हम भंडारण करेंगे तो ये समस्या आएगी। भंडार गृह में नमी और तापमान का नियंत्रण करें। जीरा जब निकाल के मंडियों में लेके जाते हैं तो उसमें भी सावधानी बरतें। और जब अपन जीरे का प्रोसेसिंग करते हैं उस समय भी इसका ध्यान रखें, क्योंकि ये फफूंद उसी समय वृद्धि करती है, वृद्धि करके उसमें ये एफ्लाटॉक्सिन की समस्या आती है। अच्छा, सिंचाई में क्या ध्यान रखने की जरूरत है? जीरे में जब बुआई करते हैं, बुआई करते तुरंत सिंचाई की आवश्यकता होती है, उस समय सिंचाई दें। फिर उसके 8 से 10 दिन बाद एक हल्की सिंचाई की जरूरत होती है, वो दें। उसके फिर 15 से 20 दिन बाद जब जीरे में सिंचाई की आवश्यकता हो तो उसमें पूरी तरह से अच्छे से सिंचाई करें, तर हो जाए जीरा। बार बार सिंचाई ना करें, क्योंकि इसमें 20 से 25 दिन का अंतर रखना ही है। जब जीरे को प्यास लगे, जैसे अपन को प्यास लगती है पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही जीरे को प्यास लगती है, तब पानी पूरी तरह से उनको सिंचाई करनी चाहिए। नहीं तो अन्यथा नमी ज्यादा बन जाएगी, बीमारी ज्यादा आने की समस्या हो जाएगी, बीमारी ज्यादा आएगी, उससे बचना चाहिए। और क्या ध्यान रखें डॉक्टर साहब जीरे की खेती में? जीरे में जो बीमारियां बताई मैंने, ऊंगटा बीजोपचार करेंगे तो रोक लेंगे। लेकिन 2 कालिया और धोलिया जो आता है, कालिया जब आता है जब वातावरण में नमी हो, बादल हो, उस समय किसान को तुरंत छिड़काव करना चाहिए। नहीं तो ये रोग आ गया एक बार तो अपनी पूरी फसल को चौपट कर देगा, पूरी फसल जल जाएगी, जैसे ऐसे लगेगा किसी ने आग लगा दी, झुलस गई, वैसे हो जाएगी। छिड़काव पहला और दूसरा जो बताया वही? हाँ, वही करना चाहिए। लेकिन ऐसी समस्या आ जाए, बादल बन रहे हैं, तो उस समय करना ही चाहिए। उसमें क्या छिड़काव करना चाहिए, एक बार फिर से बता दीजिए। इसमें अपन मैनकोजेब नामक दवा आती है, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में, या फिर 1 किलोग्राम 500-600 लीटर पानी में अच्छे से घोल बना के उसका 1 हेक्टर सेक्टर में इसका छिड़काव करके अपन इस रोग से बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब जो आपने तरीके बताए हैं, अगर उसको फॉलो करें किसान तो क्या रेजिड्यू आएगा क्रॉप में? नहीं, जो बताया अगर उसी हिसाब से अपन बीजोपचार करेंगे, 2-3 छिड़काव करेंगे और उसके बाद बुरखाव करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। अच्छा, ये आती क्यों? क्या इससे भी बहुत ज्यादा छिड़काव कर देते हैं किसान जो रेजिड्यू आता है? पेस्टिसाइड रेजिड्यू, बिल्कुल आपने सही बताया। किसान भाई ज्यादा छिड़काव करते हैं और जानकारी नहीं होने पे वो तरह तरह के फफूंदनाशी काम में लेते हैं जो उस बीमारी के लिए ही नहीं होते हैं। वो बिना मतलब अपना पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं। अंधाधुंध जो फफूंदनाशी समझ में आया वही दुकानदार ने जो बता दिया वही डाल रहे हैं, उसकी वजह से ये पेस्टिसाइड की समस्या आ रही है। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि किसान अज्ञानतावश या किसी दूसरे ने बता दिया या दवाई देने वाले ने बता दिया, उसके हिसाब से वो पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, फफूंदनाशी का छिड़काव करते हैं। लेकिन अगर साइंटिस्ट जो बताते हैं उस हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे एग्रीकल्चर की, तो फिर इसका रेजिड्यू नहीं आएगा। आपको एक चीज बता दूं, साइंटिस्ट जो चीज रिकमेंड करते हैं वो रिसर्च के ऊपर आधारित होती है। पहले ट्रायल होते हैं कि इतने पेस्टिसाइड से क्या इसका असर फसल में आएगा, क्या इसका असर फल में आएगा, क्रॉप में आएगा। तो अगर आता है तो वो रिकमेंडेशन नहीं की जाती है।
साइंटिस्ट, यूनिवर्सिटीज, जो रिसर्च सेंटर हैं वो रिकमेंड ही वही पेस्टिसाइड उतना ही करते हैं जो कि जिसका असर फसल में ना आए। तो डॉक्टर साहब ने जो बताया तरीका, उस हिसाब से खेती करेंगे जीरे की, तो उसका पेस्टिसाइड रेजिड्यू नहीं आएगा। और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है, या आप अपने किसी भी नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र पर जाएं और वहां से जानकारी लें, वहां भी साइंटिस्ट होते हैं। या अपने किसी नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय में जाएं, वहां पर भी आपको साइंटिस्ट मिलेंगे। या आप एग्रीकल्चर के कॉल सेंटर पर बात करें तो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ये जानकारी लें जरूर। हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट के पास नहीं जाते, जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है उनके पास नहीं जाते, गवर्नमेंट की तरफ से जो रिसर्च होती है उनको नहीं जानते, और हम केवल दुकानदार के भरोसे या किसी ने बता दिया उस भरोसे अज्ञानतावश इतना सारा पेस्टिसाइड डालते हैं कि उसका क्रॉप में रेजिड्यू आता है और वो फिर टेस्ट में फेल हो जाते हैं और सैंपल फेल होने से पूरा कंसाइनमेंट वापस आ जाता है। ये स्थिति ना आए, इसके लिए आपको जो साइंटिस्ट बताते हैं उसको फॉलो करना जरूरी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।